नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो है बिहार पीजीटी एवं टीजीटी प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर एग्जांपल एंड सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि एक सरल लोलक की लंबाई में 2% वृद्धि कर दे तब इसका आवर्त काल क्या होगा। ऑप्शन ए 2% घटता है, ऑप्शन बी 2% बढ़ता है, ऑप्शन सी 1% बढ़ता है और ऑप्शन डी क्या है 1% घटता है। आवर्त काल का फॉर्मूला हम जानते हैं, टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% अगर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को अनदर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 2 पाई एल के पावर 1/2 एंड जी के पावर -1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। यहाँ जी भी अंडर रूट का ही टर्म है बट ये डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। हमारा एक यहाँ से रिजल्ट भी निकलेगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के पावर हाफ। T किसके समानुपाती है L के पावर हाफ के समानुपाती है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या गिवन है 2% वृद्धि करने पर इसका आवर्त क्या होगा, यानी कितना परसेंट हम वृद्धि करें 2% का वृद्धि करें, यानी 2 1 2 यानी 1%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ता है 1%, आवर्तकाल क्या हो जाएगा 1% बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी कमानी यानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा। ये सपोज करिए कि स्प्रिंग है हमारा, तो संकुचित होती है, फैलती है, दोलन करती है, अपरिवर्तित होती है। तो ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा संकुचित होती है। कोई स्प्रिंग में जब धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है तो स्प्रिंग क्या हो जाता है संकुचित हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी का SI यूनिट क्या होगा, तो जी का मतलब क्या हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है द्रव्यमान है, r क्या है डिस्टेंस है, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन। ये तो जी हमारा कांस्टेंट है, m1 m2 मास है तो इसका क्या हो जाएगा kg², डिस्टेंस है इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये ए है, ए इक्वल टू बी है अपन सी है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वैसे ही न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और केजी के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हुआ SI यूनिट हुआ। कभी कभार क्वेश्चन SI यूनिट ना पूछ के आपसे डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिए डायमेंशन यहीं से निकल जाएगा। न्यूटन यानी किसका होता है फोर्स का हम डायमेंशन जानते हैं ml t के पावर -2। आपको बेसिक जैसे फोर्स का हुआ, एक्सीलरेशन का हुआ, वेलोसिटी का हुआ, एनर्जी का हुआ, थोड़ा बहुत डायमेंशन आपको याद करना होगा। मीटर स्क्वायर का मतलब L², kg² है आपका तो द्रव्यमान का ही है यानी मास का है। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा L² है, ये L है यानी m होगा, m -2 है और +1 है यानी -1 हो जाएगा। L के पावर 1 है और L के पावर 2 है, यानी L के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। T के पावर क्या है -2 है। ये किसका हमारा डायमेंशन हुआ तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
जी का हमारा क्या हुआ, डायमेंशन हुआ। कभी कभार जी का वैल्यू भी पूछा है क्वेश्चन में, तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg के पावर -2। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि संवेग में 20% वृद्धि है तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगाइए, शॉर्टकट एक ट्रिक होती है संवेग के लिए। 2 × p%, p% का मतलब संवेग का परसेंटेज, प्लस p² परसेंटेज अपॉन 100। डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट करिए। p% आपका कितना है, 20 हो गया, प्लस p² कितना है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 100। 00 कैंसिल, यानी 22 से कितना हुआ, 40 और प्लस 4 यानी 44%। संवेग में अगर 20% का वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हमारी 44 हो जाएगी, 44% हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ देयर वेवलेंथ इज 2 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितना दिया गया है, 2 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू गिवन है, h = 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इसे मेमोराइज करना होगा। अब हम जानते हैं वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, यानी संवेग और तरंगदैर्घ्य के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो लैम्डा = क्या होता है, h/p, यानी h/mv, ये हमारा होता है। अब हम अगर p का वैल्यू कैलकुलेट करें यहां से, तो p = क्या हो जाएगा, h/λ। h हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.6 × 10⁻34। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम। बट हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻10 मीटर। इस वैल्यू को हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 2 3 × 6, 2 3 × 6 यानी 3.3 × ये -10 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10, यानी 10⁻24 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमारा क्या निकला, अब देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा किसका वैल्यू है, संवेग का, यानी मोमेंटम का। मोमेंटम कितना निकला, 3.3 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1.6 गलत है, 6.6 ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले हम जानेंगे किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, किसका बीमा निकालना है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सारा खेल फार्मूला के ऊपर है दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर आपके पास फार्मूला का भंडार है, यू कैन इजिली सॉल्व। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा अपन एरिया यानी क्षेत्रफल इनटू टाइम यानी समय। अब हम एनर्जी का डायमेंशन जानते ही हैं, ml² T⁻⁻²। एरिया है यानी लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, यानी L² हो जाएगा। टाइम यानी सेकंड है, T से रिप्रेजेंट करेंगे। L² यहाँ भी है, L² यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये T ऊपर चला जाएगा तो T⁻⁻ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का। ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे कमाल किसका था, फार्मूला का था कि एनर्जी अपन एरिया इंटू टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इफ अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर। रेडियो स्टेशन कहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है? 30 मीटर, यानी लैम्डा का वैल्यू गिवन में कितना हो गया? 30 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, यानी आवृत्ति कैलकुलेट करना है। हम एक फार्मूला जानते हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, क्योंकि यहाँ लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यानी आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? सी क्या है? प्रकाश की चाल है, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, ऑप्शन में सारा मेगा हर्ट्ज का ऑप्शन है, इसलिए हमें सॉल्यूशन को मेगा हर्ट्ज में ले जाना होगा, यानी 3 10 जा 30, यानी 10 नीचे है, एक पावर कम हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज हो गया। अगर इसे हम मेगा हर्ट्ज में लिखना होगा तो 10 टू द पावर 6 करना होगा, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। इसे क्या लिखा जा सकता है? 10 मेगा हर्ट्ज। ये हमारा क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल क्या पूछा गया था? आवृत्ति पूछा गया था, यानी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश पुंजों के गतिमान होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना कब होगी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस कब होगा? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कब होगा? जब लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी? रेयरर मीडियम में, यानी सघन से कहाँ जाएगी? विरल की ओर। सघन से कहाँ? विरल की ओर। तब हमारा कौन सा केस होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसके लिए? हवा के लिए। म्यू कितना हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा। किसके लिए? वाटर के लिए। म्यू कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा ग्लास के लिए। और म्यू, ये तो डायमंड का लिख लीजिए, काम आता है, 2.42 किसके लिए? डायमंड के लिए। अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि डेंसर टू रेयरर का केस कब बन रहा है, सघन से विरल की ओर लाइट कब जा रही है। एयर टू ग्लास, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है, और वाटर का कितना है? 1.33, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेयरर से डेंसर की ओर जा रही है, विरल से सघन की ओर। ऑप्शन बी हमारा क्या है? एयर टू ग्लास। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। अगला ऑप्शन है ग्लास टू वाटर। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, और वाटर का कितना है? 1.33। अगला ऑप्शन है वाटर टू ग्लास। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, और ग्लास का कितना है? 1.5, यानी जो हमारा ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस कब होता है? जब लाइट ग्लास टू एयर ट्रेवल करती है, क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम का केस हो रहा है और यहाँ रेयरर मीडियम का केस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ताप पर एट व्हाट टेम्परेचर पिंड के लिए फारेनहाइट तथा केल्विन स्केल एक समान संख्यात्मक वैल्यू देता है, यानी फारेनहाइट और केल्विन किस टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल वैल्यू उन लोगों का दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक हमें फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है? C-0/5 K-273.15/5 F-32/9। इसे मेमोराइज करना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। R-0/4। अगर ये फॉर्मूला के ऊपर आपका फुलफिल कमांड है देन यू कैन इजिली सॉल्व। अब हमें क्वेश्चन में किसका किसका रिलेशन है? फारेनहाइट का और केल्विन का। ठीक है, तो यहां से उठा लेते हैं फारेनहाइट और यहां से उठा लेंगे केल्विन, यानी F-32
32/9 की माइनस 273.15 अपॉन 5। ठीक है, अब किस टेम्परेचर पे पूछा है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए हम F इक्वल टू भी x ले लेंगे, सपोज कर लेंगे, K इक्वल टू भी x सपोज कर लेंगे। यानी अब हमारा हो जाएगा ये x माइनस 32/9 x माइनस 273.15 अपॉन 5। अगला हमारा हो जाएगा 5x माइनस 32, 9x माइनस 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 9 इंटू 273.15। ठीक है, अब इसके बाद 32/5 जो कितना होता है 160 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड, तो हम 5x को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 9x माइनस 5x और इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी 9 इंटू 273.15 और ये हमारा 160 प्लस में है, माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो 160 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गए हैं। अब 9x माइनस 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 574,25 4 से डिवाइड करने पे, यानी 574.25। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है, कब, फ़ारेनहाइट और केल्विन के केस में, इतने डिग्री टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, हमें कैलकुलेट करना है, यानी भी कैलकुलेट करना है। गिवन में क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, बट यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या होता है कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब v तो हमें कैलकुलेट करना है, v को ही इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। f का वैल्यू कितना है 25, यानी 1/25। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 1/15। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/25 प्लस 1/15। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे, 5 जा 5 3 जा, यानी 75 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 8/75 हो जाएगा। 8/75 हो गया 1/v का वैल्यू। अगर v का वैल्यू निकालेंगे तो 75/8 हो जाएगा, यानी 8 9 72, 9.37 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि इसका जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है, प्लस कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, लाइट फ्रॉम सोडियम वेपर लैंप फॉल्स ऑन द टू नैरो स्लिट्स 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फ्रिंज विथ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिंज विथ कैलकुलेट करना है। इफ द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, अगर उससे दूर स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। फॉर्मूला हम जानते हैं फ्रिंज विथ का, बीटा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डी बाई डी।
अब देख लेते हैं कैपिटल डी क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी हमारी क्या हुई, कैपिटल डी हुई। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स, द टू कोहेरेंट सोर्स। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, लैम्डा का वैल्यू गिवन है 5896, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, क्योंकि सारे को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा का वैल्यू हो गया, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर है, स्मॉल डी का वैल्यू 0.2 है, यानी 10⁻²। इसको सॉल्व करने पे आपका 2.948 हो जाएगा और 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। केवल हमें इसमें फ्रिंज विड्थ पूछा था, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।